रेस्पिरेशन। आज के सेशन में वी विल टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, दैट व्हाट द रेस्पिरेशन इज। एक्चुअल में लास्ट सेशन में न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जब फूड खाते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। तो जो फूड है दैट एसिमिलेटेड फूड, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी। फ्यूल की तरह से एक्ट करता है एब्जॉर्ब फूड, जो कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प करता है। इसी तरीके से एब्जॉर्ब फूड या एसिमिलेटेड फूड ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए भी नेसेसरी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फूड है जिससे हमें, जो कि हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस होती कैसे है, कहाँ से आती है ये एनर्जी? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए, एनर्जी रिलीज होने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन इस फूड को सेल के अंदर तोड़ देती है, बर्न करती है, और बर्न करने के बाद में बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, लिबरेटेड। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या हो गया? रेस्पिरेशन का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। मतलब कि जो फूड हमने खाया था, जो एब्जॉर्ब हुआ था इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो फूड सेल के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से टूटा। टूटा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इट इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्योंकि सेल के अंदर होता है, इसलिए हमने इस प्रोसेस को नाम दिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनली है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। साइट ऑफ रेस्पिरेशन है जहां पर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी स्टोर्ड एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जिसे जब बॉडी को जरूरत होती है उस समय बॉडी इसको ले लेती है, या हम ये कह सकते हैं वो रिलीज हो जाती है। अच्छा, अब देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी नेचर के अंदर, सभी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज करते हैं और उसके बाद में जो फूड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज या ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। अब नॉर्मली होता क्या है हमारी सेल के अंदर? देखो, ग्लूकोज क्या है? जो कि फूड प्रोड्यूस हुआ, जो कि फूड जो एंड प्रोडक्ट था हमारे न्यूट्रिशन में, हमारे डाइजेशन का, ग्लूकोज इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला क्या है इसका? C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूट जाता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या है? इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, so this process in which glucose, a 6 carbon molecule, breaks down into 3 carbon molecules of pyruvate, the process is known as glycolysis, and glycolysis takes place in cytoplasm. ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ऑक्सीजन को यूज करें या ऑक्सीजन को यूज ना करें, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सब में कॉमन होता है। अब ऑर्गेनिजम्स जैसे यीस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, पायरुवेट को तोड़ देता है इथेनॉल में, मतलब पायरुवेट टूटता है इथेनॉल में और साथ में लिबरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और निकलती है बहुत थोड़े से अमाउंट में एनर्जी। ठीक है, तो ये क्या है? इसके बाद में जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हम लोगों को ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाती है, तो उस केस में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Nearly 38 ATP of energy is liberated. ठीक है,
लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हाई एक्सरसाइजेस करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो ऑक्सीजन को पूरा का पूरा यूज कर लेती है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस केस में पायरुवेट एक दूसरा रास्ता निकालता है टूटने के लिए। मसल्स के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट टूट जाता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड जब अक्यूमुलेट हो जाता है हमारी मसल्स के अंदर, तो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक दर्द, क्रैम्प जिसे हम बोलते हैं, पेन रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब पेन हम लोग फील करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। उस समय हम क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन गया, इसका मतलब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट मॉलिक्यूल टूटा, तो हम बहुत जोर जोर से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। हम कई बार हम हांफते हैं। हांफने का मतलब क्या हो गया कि हम बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं। और जब हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, इसका मतलब क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करते हैं टू कंपेंसेट दी लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। जनरली क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज, विग्रस एक्सरसाइज के बाद में जो एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन्हें हॉट वाटर बाथ के लिए कहा जाता है, मतलब गर्म पानी से नहाने के लिए कहा जाता है। ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्म पानी से नहाने से या हॉट वाटर बाथ लेने की वजह से जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज हो जाता है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है तो उस केस में जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज में, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। नाउ यहाँ पर मैंने एक बार और बता दिया है स्टेप्स क्या है रेस्पिरेशन में। फर्स्ट स्टेप हो गया ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, दैट इज साइटोप्लाज्म में होता है, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं इसे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूट जाता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम है, पायरुविक एसिड इट इज अ 3 कार्बन एटम। फेट ऑफ पायरुविक एसिड का मतलब हो गया कि पायरुविक एसिड का आगे हुआ क्या। फर्दर ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड का, जो कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में तब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उस केस में जो पायरुविक एसिड है वो टूटता है या तो मसल्स के अंदर, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यीस्ट है उनमें इनका हो जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं हम इसे, जिसमें ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। बहुत थोड़ा अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है, दैट इज 2 एटीपी। रेस्पिरेशन में इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व करता है गैसियस एक्सचेंज, दैट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस स्टेप को हम कहेंगे ब्रीदिंग। मतलब 2 स्टेप इन्वॉल्व हो गए रेस्पिरेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं। दूसरा स्टेप जो रेस्पिरेशन में आ जाता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। जो फूड हमने खाया था, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, लास्ट सेशन में मैंने बताया था, तो वो फूड टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट कर जाती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दिस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमें 2 टर्म्स को बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है। दैट इज द एटीपी। एटीपी क्या है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो मॉलिक्यूल्स एटीपी की सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेनली हम ये कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड होते हैं, हाई एनर्जी कंटेंट होता है इनके अंदर। दूसरी टर्म है एडीपी, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। तीसरी टर्म है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप है जो कि फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ये भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जनरली होता क्या है कि एडीपी मतलब कि जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड,
वो फ्री एनर्जी साइटोप्लाज्म में एडीपी प्रेजेंट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके साथ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलकर, या हम ये कह सकते हैं कि एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इस फ्री एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में मिलकर बना देता है एटीपी। एटीपी का जितना यूटिलाइजेशन होना होता है बॉडी उतना यूटिलाइजेशन कर लेती है, बाकी का स्टोर हो जाता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, और उसके बाद में जब जरूरत पड़ती है उस समय उस एटीपी का यूटिलाइजेशन हो जाता है। जो स्टोर्ड एनर्जी है हमारे बॉडी सेल्स बहुत सारी पर्पसेस के लिए, बहुत सारे अपने प्रोसेसेस के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो गया, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज जो कि सेल की फंक्शनिंग से रिलेटेड होती है। इन्हें हम कहते हैं, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने अभी 2 स्टेप्स बताए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एक है ब्रीदिंग और दूसरा मैंने बताया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये जनरली एग्जाम्स में आता है। डिफरेंस है ब्रीदिंग, ये एक्सटर्नल प्रोसेस है। एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब हो गया हमने एयर को ब्रीथ किया, एयर को इनहेल किया और उसके बाद में एक्सहेल कर दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, उस ऑक्सीजन को हमने लिया, इनहेल किया विद द हेल्प ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स, और विद द हेल्प ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स ही ओनली हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, एक्सहेल कर दिया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज एन इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस कैसे है? क्योंकि सेल के अंदर हुआ है ये, जहां पर ऑक्सीजन जो हमने ब्रीदिंग के टाइम पे इनहेल की थी वो ऑक्सीजन यहाँ पर यूटिलाइज हो गई। और यूटिलाइज कैसे हुई? उसने फूड के साथ में रिएक्ट किया, प्रोसेस को हमने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और एनर्जी रिलीज की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। साथ में वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला और वाटर प्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए इसे बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सेल कर दिया जाता है। लेकिन वाटर वेपर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बॉडी को नीड होती है वाटर वेपर्स की। इसके अलावा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। लेकिन ब्रीदिंग क्या है? ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ब्रीदिंग में जो प्रोसेस होता है ये होता है बिटवीन सेल्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट होती है और हमारे जो सेल्स हैं उनके बीच में ये प्रोसेस है, तो इसलिए हमने इसको एक्सटर्नल प्रोसेस का, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है। लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल के अंदर होता है, इसलिए इंटरनल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब बात आती है द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने 7th में भी पढ़ा, 6th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा, 9th में भी थोड़ा हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन, टूटना। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पे कंप्लीट जो एंड प्रोडक्ट्स बने वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बने, लेकिन यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट बने वो लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। लैक्टिक एसिड बना मसल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल ये बनी ईस्ट के अंदर, जिस प्रोसेस को मैंने कहा था इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है एनर्जी रिलीज होने के लिए, क्योंकि एक पूरा का पूरा सिस्टम है। हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और उसके बाद में वो पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स इन्वॉल्व है, लंग्स के अंदर एल्विलाई प्रेजेंट है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, उन सब के थ्रू ऑक्सीजन सेल तक पहुंची, तब एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, बहुत जल्दी जो फूड है वो टूट जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 38 एटीपी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है दैट इज ओनली 2 एटीपी। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन मेनली ईस्ट में होता है, बैक्टीरिया में होता है, या ह्यूमन के मसल सेल्स वगैरह में होता है। अब एक और टर्म आती है दैट इज द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। देखो
हम लोग जो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वो हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिफरेंस, फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होता है और रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, उनके बीच में हम इसको स्टडी कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, सिर्फ प्लांट्स में। रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन सिर्फ मतलब इसका सीधा सा मतलब है सिर्फ दिन के टाइम होता है, डे टाइम में होता है, लेकिन ये डे एंड नाइट दोनों टाइम होता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट है, मतलब रात में भी होता है, तो जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होती। रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। यहाँ पर रॉ मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हो गया ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। लाइट एनर्जी फिक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ग्लूकोज बना देती है, तो ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जो हम फूड खाते हैं दैट इज अ टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है और ये बर्न होती है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में होती है। इस केस में ऑक्सीजन लिबरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है। रेस्पिरेशन के केस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नाउ अब आ जाते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता कैसे है? देखो, एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी की नीड होती है। प्लांट्स इस एनर्जी को कहां से लेते हैं? उन्हें मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स से बिल्कुल अलग होता है। कैसे अलग होता है? देखो, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट की। इसलिए रूट, स्टेम एंड लीव्स ये इंडिविजुअली रेस्पायर करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअली उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन एक सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब हो गया कि एनिमल्स के अंदर हमने क्या किया, एनिमल्स कोई भी एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल है, तो हम सीधा सा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू लेके मैं समझाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अर्थवॉर्म ले लेती हूँ या मैं कोई और ले लेती हूँ, फिश ले लेती हूँ, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इट आउट। तो इसलिए हम सीधा सा एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग्स को ही दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन सिंगल यूनिट की तरह कैसे हुआ? एयर को, ऑक्सीजन को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद लंग्स तक पहुंची, वहां से फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंची। तो क्या हुआ? एक सिंगल सिस्टम हुआ। ये एक हमारे जो ऑर्गन यूज हुआ दैट इज द नॉस्ट्रिल्स। लेकिन प्लांट्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है प्लांट और सभी डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एनवायरनमेंट के। दूसरा क्या है, क्योंकि रूट, स्टेम एंड लीव्स दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, तो रेस्पिरेटरी गैसेस को बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन रूट जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन एनिमल्स के केस में ट्रांसपोर्टेशन रूट बहुत बड़ा होता है। इसीलिए रेस्पिरेशन में प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन या वो होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, दैट अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होता है तो बहुत स्लो रेट में होता है। लेकिन एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन बहुत फास्ट रेट में होता है, क्योंकि डिफ्यूजन नहीं होता यहाँ पर। अगर डिफ्यूजन के थ्रू एनिमल्स रेस्पायर करने लगेंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब कि नॉस्ट्रिल से लेके अगर हम पैर के पंजे तक ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे तो करीब करीब 3 से 4 साल लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ज्यादा फास्टर रेट में होता है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन लेते हैं। प्लांट्स में ब्रांचेस होती हैं, इसका मतलब सरफेस एरिया बहुत बड़ा है इनका इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हम कह सकते हैं जैसे प्लांट है, छोटा सा भी प्लांट है, मान लो एक हर्ब है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है 1 फुट या 1.5 फुट का है, लेकिन वो ब्रांचिंग है उसके अंदर। लीव्स हैं वो भी ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड का मतलब होता है सरफेस एरिया ज्यादा है, फ्लैट होता है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं एनवायरनमेंट की। तो डिफ्यूजन अकेला ही सभी सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा सकता है। रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, सभी जगह पर डिफ्यूजन होता है। रूट्स में क्या होता है कि रूट्स में सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, तो रूट हेयर्स होते हैं, एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो एनलार्ज्ड एपिडर्मल सेल्स है। रूट हेयर्स क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद में, उसके बाद में रूट्स में वहां पर सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन पहुंचने के बाद वहां पे ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। स्टेम्स एंड लीव्स का भी सेम कंडीशन है कि स्टेम दे आर आल्सो इन डायरेक्ट कांटेक्ट, लीव्स दे आर आल्सो इन डायरेक्ट कांटेक्ट। तो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन हो जाता है इन केस ऑफ प्लांट्स। डिफ्यूजन डायरेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब है कि दिन और रात पे डिपेंड करता है। नाइट टाइम में क्या होता है, सनलाइट की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है रेस्पिरेशन की वजह से, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हुआ। यूटिलाइज नहीं हुआ, कहां पहुंचा, एनवायरमेंट में पहुंच गया। दिन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि दिन के समय रिलीज तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, रेस्पिरेशन दिन में भी होता है लेकिन उतनी ज्यादा अमाउंट में। या हम ये कह सकते हैं कि जो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट हुई थी तो वो यूटिलाइज नहीं हुई, एनवायरमेंट में बहुत सारी हो गई। दिन में भी रिलीज हुई, लेकिन दिन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और उसके साथ में जो फोटोसिंथेसिस जो रात में भी एक्यूमुलेट हुई थी एनवायरनमेंट में, वो सारी की सारी यूटिलाइज हो गई, कहां पर, फोटोसिंथेसिस में। मतलब कि प्लांट्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूटिलाइज कर लिया। लेकिन दिन में कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है, दैट इज ऑक्सीजन। इसका मतलब सीधा सा है, रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रेस्पिरेशन होता है सिर्फ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी प्रोड्यूस होगी वो यूटिलाइज नहीं हुई, एनवायरनमेंट में चली गई। दिन के समय रेस्पिरेशन भी हुआ, फोटोसिंथेसिस भी हुआ, फोटोसिंथेसिस ने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी वो सारी यूटिलाइज कर दी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और साथ में रिलीज की बाय प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन कुछ सॉफ्ट स्टेम जैसे हर्बेशियस प्लांट्स हैं, उनमें स्टोमेटा, आप देखो जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ प्लांट्स में वो हुआ थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू हुआ। अब स्मॉल हर्बेशियस प्लांट्स में जहां पे ग्रीन स्टेम प्रेजेंट होती है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हार्ड एंड वुडी स्टेम है लार्ज प्लांट्स की, वहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं लेंटिसिल्स या लेंटिकल्स, जो भी आप बोलोगे। लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये भी स्टोमेटा की तरह से ही एक्ट करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्मॉल एरिया होता है बार्क के अंदर वुडी स्टेम में, जहां पर सेल्स बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, जहां पर लूजली पैक्ड होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज बहुत इजी होता है बिटवीन द एयर एंड द लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब नेट गैसेस एक्सचेंज क्या हुआ लीव्स ऑफ द प्लांट का। अभी मैंने बताया कि रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, दिन के समय फोटोसिंथेसिस हुआ। तो दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, लीव्स ने कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज कर ली और बाकी की एयर में पहुंचा दी। अगेन टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये सारी की सारी यूटिलाइज हो गई फोटोसिंथेसिस में बाय लीव्स। बल्कि जो एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट थी, जो कि रात में बनी थी रेस्पिरेशन के थ्रू, और रेस्पिरेशन के थ्रू रात में बन के एटमॉस्फेयर में पहुंच गई थी, वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स ने यूटिलाइज कर ली। नेट गैस एक्सचेंज क्या हो गया लीव्स में ड्यूरिंग डे टाइम, ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन। रात के समय क्या हुआ, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता उस समय ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट थी वो कहां पहुंच गई, वो पहुंच गई लीव्स के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई वो एयर के अंदर डिफ्यूज आउट हो गई। तो नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स एट नाइट क्या हुआ, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। So this is all about the respiration in
प्लांट्स. नाउ व्हाट अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स? एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? एनिमल्स कई तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, दो तरीके के होते हैं. यूनिसेल्युलर एनिमल्स में जैसे अमीबा प्लेनेरिया हो गया, तो यूनिसेल्युलर एनिमल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कुछ दूसरे एनिमल्स जैसे अर्थवर्म, मॉइस्ट स्किन, ये होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिश, प्रॉन्स एटसेट्रा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब में गिल्स दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, इनमें स्पाइरेकल्स या ट्रैकी, दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. लैंड एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या डॉग, कैट जो भी है, उन सब में लंग्स दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. नाउ अमीबा में रेस्पिरेशन, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन विच इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अमीबा क्या करता है? अमीबा जो सराउंडिंग वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड है उसको वो थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन उसको अंदर ले लेता है. ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है इनसाइड द बॉडी और क्या करती है कि जो फूड वैक्यूल में बना था, जो हमने अभी अपने पिछले सेशन में पढ़ा, और फूड वैक्यूल में भी वही हुआ था, एंजाइम्स की प्रेजेंस में फूड टूटा था और न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में फूड एब्जॉर्ब हुआ था इन द अमीबा, साइटोप्लाज्म में पहुंच गया था, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल टूट गया और टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में बन गया. अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में फूड बना, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन इस सिंपल मॉलिक्यूल्स, ये जो फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए, मतलब कि फूड एब्जॉर्ब हुआ इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, उनके साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट हुई और उसके बाद बना दी उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू वाटर से अमीबा के अंदर आई थी, बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर चली जाती है. यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू अमीबा, वाटर से आई, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट. रेस्पिरेशन हुआ कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में ही फूड, टूटा हुआ फूड, जो ब्रोकन फूड था इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो प्रेजेंट था. नाउ फिशेस में रेस्पिरेशन कैसे होता है? फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स. नॉर्मली होता क्या है, फिशेस माउथ के थ्रू वाटर को, पानी को लेती हैं, पीती हैं, फोर्सफुली उन्हें गिल्स तक पहुंचाती हैं. गिल्स फिशेस के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, हेड के कवर्ड होते हैं. ठीक है. अब जब फोर्सफुली वाटर गिल्स तक पहुंचा तब क्या होगा? गिल्स वहां से उस पानी में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, ले लेते हैं, और लेने के बाद में जो गिल्स के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर जाके मिक्स हो जाती है. ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. सर्कुलेट होने के बाद में जब वो वापस गिल्स तक आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के बाद में एज एंड प्रोडक्ट बनी थी, वो वापस गिल्स के थ्रू ही बाहर चली जाती है इनटू द वाटर. ठीक है. So this is the process how respiration takes place in fish. Clear? अच्छा, इसके अलावा क्या है, गिल्स जो होते हैं फिशेस के बहुत एफिशिएंट होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. अबाउट 80% ऑक्सीजन जो कि पानी में डिसॉल्व होती है उसको ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या ट्रैप कर लेते हैं. ठीक है. इसके अलावा गिल्स का एक और काम होता है, ये बॉडी के अंदर, फिशेस की बॉडी के अंदर सॉल्ट के मेंटेनेंस को मेंटेन करके रखते हैं, सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं. अर्थवर्म में भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज द मॉइस्ट स्किन. मॉइस्ट स्किन होती है. अर्थवर्म नॉर्मली क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और उसके बाद में जो ये प्रेजेंट होती है, मतलब कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तो होते नहीं है, मॉइस्ट, थिन एंड हाईली वेस्कुलर स्किन होती है. स्किन इसको विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंची, ट्रांसपोर्ट हुई सारे सेल्स तक, और उसके बाद में फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होके फिर मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही बाहर चली आती है.
दिस इज ऑल इन रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस में था, एक दो लाइन दी हुई थी एनसीईआरटी में, तो मैंने इसको ये यहाँ पे आप लोगों को बता दिया ना. अब देखो, जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किसी भी एनिमल में हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, क्या कॉमन फीचर होता है उसमें? कॉमन फीचर होता है कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उन सबका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है टू गेट इनफ ऑक्सीजन. सभी की वॉल्स बहुत थिन होती है फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. मतलब कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, उन सबका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है. दूसरा, जो वॉल्स होती है वो बहुत थिन होती है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे गिल्स हो गए या लंग्स हो गए. लंग्स मतलब जैसे हमारे अंदर भी रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेस. गिल्स के चारों तरफ भी ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है. स्किन के नीचे भी बहुत बड़ा जाल होता है ब्लड कैपिलरीज का. और हमारे लंग्स में भी ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये सब क्या है? दीज आर द कॉमन फीचर्स फॉर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेदर दे आर प्रेजेंट इन किसी भी एनिमल में हो, किसी भी एनिमल हो. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसको यूटिलाइज करते हैं. अच्छा, अब देखो, अब एक और क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन क्या आता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन या रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फास्टर क्यों होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्चुअल में होता क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है. तो हमारे लिए कोई कमी नहीं है, हम आराम से ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर सकते हैं. बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किसी तरह की कोई कमी नहीं. लेकिन पानी के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए उनके अंदर जो ब्रीदिंग रेट हो जाता है वो बहुत फास्ट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर दैट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द water, the aquatic organisms they breathe very fast in comparison to terrestrial organisms. ठीक, तो ये तो हो गया आपका दूसरे एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है. अब जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक पेयर लंग्स का प्रेजेंट होता है. लंग्स दे आर अटैच्ड टू द ट्यूब्स. ट्यूब से अटैच्ड होता है जिन्हें हम ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं. ये जो ट्यूब्स हैं, विंड पाइप है, ये कहां पर ओपन करते हैं? ये बाहर की तरफ ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स. अब मेन ऑर्गन क्या हो गए रेस्पिरेटरी सिस्टम के? नोज, देन नेजल पैसेज, देन ट्रैकिया और विंड पाइप, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम. So these are the major organs and we will discuss one by one about them. एक के बाद एक हम पढ़ते चले जाएंगे. ठीक है, और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को बहुत आसानी से इजीली समझ में आ भी जाएगा. अब देखो, नॉस्ट्रिल्स क्या है? दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि नेजल पैसेज से कनेक्टेड होते हैं. इनर लाइनिंग जो नॉस्ट्रिल्स की होती है उसमें बहुत फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है. म्यूकस प्रेजेंट होता है टू रिमेन, उसको नॉस्ट्रिल्स को वेट रखने के लिए, गीला रखने के लिए. म्यूकस और हेयर्स का काम क्या होता है? जितने भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स एयर के साथ में हमारी नॉस्ट्रिल्स तक आते हैं, मतलब जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी गंदगी भी आती है इन द फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. तो हेयर और म्यूकस क्या करते हैं? उनको रिफाइन कर देते हैं, एयर को रिफाइन कर देते हैं, उनको बाहर ही रोक देते हैं. ठीक है, एयर जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, जब हम इनहेल करते हैं तो वो हल्की हल्की सी वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है. ठीक, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे जो हेयर्स प्रेजेंट है उनको ट्रैप कर लेते हैं. अब जो नेजल पैसेज है या नॉस्ट्रिल्स हैं, ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. फेरिंग्स प्रेजेंट है. फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फॉर द फूड एंड फॉर द एयर. एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स. यहाँ पर एक छोटा सा
कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो इसी एपिग्लॉटिस की वजह से जनरली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप को कवर कर देता है एपिग्लॉटिस। तो इसीलिए जब हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उस समय भी हम इजीली रेस्पायर कर लेते हैं। अगर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट नहीं होगा तो जो फूड हम खाएंगे वो क्या करेगा, हमारे विंड पाइप में चला जाएगा, और जब विंड पाइप में चला जाएगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, वहां पर फंस के अल्टीमेट हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। फेरिंग्स इट कंटिन्यूज विद द लैरिंग्स। लैरिंग्स को फेरिंग्स जुड़ा होता है लैरिंग्स से। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है। लैरिंग्स जुड़ा होता है ट्रैकिया से। ट्रैकिया या विंड पाइप, विंड पाइप या ट्रैकिया कार्टिलेजिनस रिंग्स से बना है। एक सी शेप्ड के रिंग्स होते हैं, कभी आप अपने गले में हाथ रख के देखो तो आपको इजीली आप लोग फील कर सकते हो, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सी शेप के होते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या फंक्शन है, ये कोलैप्स होने से बचा देते हैं ट्रैकिया को। कोलैप्स होने का मतलब ये है कि उनको कॉन्स्ट्रिक्ट होने से बचा देते, सिकुड़ने से बचाता है ट्रैकिया को, दीज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जिस समय एयर हम लोग इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, उस समय क्या होता है कि कुछ कुछ सेकेंड्स के लिए सपोज हमारे ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं हो, उस समय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ट्रैकिया कंटिन्यू करता है विद ब्रोंकाई। सिंगुलर होता है ब्रोंकस एंड प्लूरल होता है ब्रोंकाई। ये दो ब्रांचेस होती हैं जो हमारे दोनों लंग्स तक जाती हैं। ठीक है। ब्रोंकाई ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में हुआ, और ब्रोंक्यूल्स एक तरह से सब ब्रांचेस कह सकते हैं हम ब्रोंकस की। ब्रोंक्यूल्स के ऊपर बहुत सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज एल्वेलाई। एल्वेलाई के जो वॉल होती है, मेम्ब्रेन होती है, इट इज वेरी थिन, बहुत ज्यादा थिन होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है मेम्ब्रेन। ठीक है। जहां पर ब्लड कैपिलरीज ओपन करती है, या हम ये कह सकते हैं कि एल्वेलाई की जो वॉल है उसके चारों तरफ एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। एल्वेलाई ही एक ऐसी जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज एल्वेलाई। नाउ अब देखो ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया। एक बार फिर से हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। नेजल पैसेज, nasal passage continues with the pharynx, pharynx continues with the larynx, and this is the epiglottis. epiglottis larynx को या voice box को कवर कर लेता है जब हम फूड इनहेल करते हैं। ठीक है। this larynx it continues with the trachea. देखिए यहाँ पर these are the rings of cartilage which prevents the collapsing of the trachea during the exhalation and inhalation of gases. Now this trachea or windpipe, it is divided into two branches which are known as bronchus and the plural is bronchi. ये दो branches हैं, ये देखिए दोनों branches, हर branch एक लंग में आ रही है। ये this is the lung, ये लंग है जो कि रिब केज के अंदर enclosed होते हैं। ठीक है। अब देखो this bronchus it is again subdivided into many branches which are known as bronchioles. और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये बैलून शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज एल्वेलर सैक और एल्वेलाई। रिब्स के अंदर दोनों साइड में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक पेयर लंग्स का प्रेजेंट होता है जो कि रिब केज के अंदर एनक्लोज होता है। जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में वो सभी हार्ड ऑर्गन्स के, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर के अंदर सेफ होते हैं। ठीक है। ये एल्वेलाई का एक छोटा सा पोर्शन है। ये देखिए बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर एल्वेलाई एंड दे आर सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द इनहेलेशन प्रोसेस। हमने एयर को इनहेल किया वाया नोज और माउथ, ट्रेवल किया इसने कहां पर, फेरिंग्स लैरिंग्स तक। वहां पर प्राइमरी फिल्ट्रेशन हुआ। कहां पर हुआ प्राइमरी फिल्ट्रेशन? प्राइमरी फिल्ट्रेशन तो नोज में ही हो गया। उसके बाद में जो फेरिंग्स और लैरिंग्स से एयर एंटर करेगी ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से जाएगी कहां पे, फर्दर फिल्ट्रेशन होगा, फिर जाएगी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, वहां से पास करेगी ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से फाइनली एंटर करेगी एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई के चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जहां पर
ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर जाएगी इनटू द एल्विलाई बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ देखो ये एक फ्लो चार्ट है, ये आप लोग देख लेना एक बार। यहाँ पर भी मैंने बता दिया एयर रिच इन ऑक्सीजन, ब्लड में गई, ब्लड वेसल कैपिलरीज लिखा है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा एक हिंट दिया था कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है, इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि ऑक्सीजन के साथ इसकी बहुत गहरी दोस्ती है, ऑक्सीजन के साथ हाई एफिनिटी है, ऑक्सीजन के साथ में वाइंड अप हो जाता है और बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ये ब्लड कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा टिश्यूज तक। वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो गई वाया ब्लड कैपिलरीज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन टिश्यूज के अंदर। टिश्यूज में मतलब सीधा मतलब है यहाँ पे सेल से मतलब है। सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, एंड प्रोडक्ट बना, वेस्ट प्रोडक्ट बना, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में रिलीज हो गई। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर सॉल्युबल होती है, तो ये जब भी रिलीज होती है ब्लड में 80% कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाती है ब्लड के अंदर, और डिसॉल्व फॉर्म में ही ये आगे की तरफ बढ़ती है। जिस पाथवे से ऑक्सीजन टिश्यूज तक या सेल तक पहुंचती है, उसी पाथवे से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। 20% हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होती है, बाकी 80% डिसॉल्व फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, इट गोज टू द कैपिलरीज, मतलब ब्लड वेसल्स में गई, वहां से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रिलीज हो गई एल्वियोलाई के अंदर, और फिर सेम पाथवे। पाथवे क्या था? पाथवे था हमारा ब्रोंकियोल्स, देन ब्रोंकस, देन ट्रैकिया, एंड देन लैरिंग्स, फेरिंग्स, एंड देन नॉस्ट्रिल से ये बाहर निकल जाती है। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ये पूरा का पूरा वही मैकेनिज्म है। एक बार हम फिर से इसको रीड आउट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं फटाफट, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम नोज, एयर गोज इनटू नेजल पैसेज lined with fine hair and mucus. Air passes through the nasal passage. Dust particles and other impurities present in it are trapped by nasal air and mucus so that clean air goes into lungs. From the nasal passage, air enters into pharynx, then goes into windpipe. Trachea does not collapse even when there is no air in it because it is supported by rings of soft bones called cartilage. When we breathe in, we lift our ribs. अब देखो मैकेनिज्म मेन क्या था, यहां तक का तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो मेन मैकेनिज्म है, मेन प्रोसेस है, वो क्या है? जब हम इन ब्रीथ करते हैं, मतलब कि जब हम इनहेल करते हैं गैस को, एयर को, तो हमारी जो रिब्स हैं ये बाहर की तरफ आती हैं, और हमारा डायफ्राम, डायफ्राम मैंने बताया था स्मॉल शीट होती है जो कि रिब्स के नीचे प्रेजेंट होती है। अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी आप लोगों को। देखो मैं एक बार नहीं, यहाँ पर नहीं है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर देखिए, दिस इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या था? रिब्स क्या है? ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और डायफ्राम भी अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लैटन हो जाता है, और हमारा जो वॉल्यूम है लंग्स का ये इंक्रीज कर जाता है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो उस समय क्या होता है? एयर इसके अंदर फिल हो जाती है, भर जाती है एयर इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में एयर के भरने के बाद में क्या होता है कि एयर में ऑक्सीजन फिर ट्रैप कर लेता है, ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाती है, और फिर हमारे टिश्यूज या सेल्स तक पहुंच जाती है, ठीक। अच्छा, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एज द ब्लड passes थ्रू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स। अब ऑक्सीजन वही सब है, डाइजेस्टेड फूड के साथ में मिक्स होगी या रिएक्ट करेगी, एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और रेस्पिरेशन में, और उसके बाद में सेल्स से कहां पहुंचेगी? ब्लड में पहुंचेगी इन द डिसॉल्व फॉर्म। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आएगा लंग्स तक, और जहां पर वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एल्वेलाई में चली जाएगी, और एल्वेलाई से सेम पाथवे से बाहर निकल जाएगी। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है। इनहेलेशन में क्या होता है? थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो गई, अभी बताया था, रिब्स ऊपर की तरफ चली जाएंगी, अपवर्ड लिफ्ट करेंगी, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूम लंग्स का इंक्रीज होगा, और एयर उसमें एंटर कर जाएगी। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो गया, सीधा सा, ठीक है। एक्सेलेशन में क्या हो गया? हमारी जो थोरेसिक कैविटी थी, जहां पर पहले एक्सपैंड हुई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिब्स अंदर की तरफ चली जाएंगी, और डायफ्राम फिर से
डोम शेप ऐसा हो जाएगा, ये वाला शेप, ये वाली शेप हो जाएगी, डोम शेप का हो जाएगा, ठीक है। और जो फ्लैटन डायफ्राम था वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और वॉल्यूम जो है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाएगा और एयर लंग्स से बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग इस फ्लो डायग्राम को बनाकर भी मार्क्स ले सकते हो। नाउ व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जो मैकेनिज्म था ये यहाँ पर मैंने वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर द डायफ्राम एंड मसल्स अटैच टू रिब्स रिलैक्स। देखो जब हमने ब्रीथ इन किया था तो डायफ्राम और मसल्स क्या हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, और यहाँ पर रिलैक्स हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हुई, स्मॉल हो गई। कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट से क्या होगा, चेस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ धकेल दिया। जब वॉल्यूम बढ़ा था तो ऑक्सीजन अंदर आई थी, वॉल्यूम बढ़ा था, ऑक्सीजन अंदर आई थी। वॉल्यूम कम हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बनी थी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, वो बाहर निकल गई, ठीक है। अब देखो नोट क्या है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब कि जिस समय हम इनहेलेशन और एक्सेलेशन होता है उस समय हमारे लंग्स के अंदर एक थोड़ा सा अमाउंट एयर का होता है, दैट इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर क्यों जरूरी है, जिससे कि एक्सेलेशन और इनहेलेशन के बीच का जो थोड़ा सा टाइम होता है उस समय हमारे लंग्स कोलैप्स ना करें, हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाए फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। Therefore, there should be a residual volume of air inside the lungs. कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसलिए ज्यादातर डिसॉल्व फॉर्म में बाहर जाती है, ठीक है। एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या है एडल्ट मैन का, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट है, मतलब 15 से 18 बार एक मिनट के अंदर हम लोग सांस लेते हैं। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कब करता है, जब फिजिकल एक्टिविटी होती है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ अटैच होती है, और अटैच होने के बाद में हमारे टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचती है। तो नॉर्मल रेंज जो होती है हीमोग्लोबिन की वो क्या है, 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। अब देखो अगर 12 से 18 ग्राम से कम हो जाती है हीमोग्लोबिन तो क्या होगा, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे उसके, उसके साइड इफेक्ट्स ये होंगे कि क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया उस केस में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी उस केस में क्या होगा, पर्सन एनेमिक हो जाएगा, एनर्जी रिलीज कम होगी, और एनर्जी रिलीज कम होगी तो जो पर्सन है वो वीक फील करेगा, वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, थकना शुरू कर देगा, बहुत जल्दी थकान होने लग जाएगी उसको। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ब्लड में हमें आयरन रिच कंटेंट खाने चाहिए, आयरन रिच हमें वेजिटेबल्स खाने चाहिए, आयरन रिच हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की परसेंटेज ठीक ठाक रहे, बढ़ी रहे ना। अब देखो पिछले चैप्टर न्यूट्रिशन में भी मैंने थोड़ा सा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी न्यूट्रिशन में नहीं, मैंने केमिस्ट्री में सॉरी डिस्कस किया था इसको, कि इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मतलब वही हो गया, जब कंबशन, मैंने अभी वर्ड यूज किया कि जब भी फ्यूल बर्न करता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, या तो हम रात में अंगीठी जलाकर सो जाएं, या हम चारों तरफ के अपने जो खिड़की दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दें, ठीक है, कोल को हम बर्न करें क्लोज स्पेस में, तो उस समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब कार इंजन होते हैं या व्हीकल्स होते हैं उस समय भी कई बार धुआं निकलता है उनमें से, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन से भी ज्यादा अटैचमेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। मतलब अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा अटैचमेंट अफिनिटी तो हो गई ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा अफिनिटी हो गई उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। तो जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा उस केस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ में अटैच हो जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैसे पहुंची हीमोग्लोबिन तक? क्योंकि ऑक्सीजन की तो डेफिशिएंसी होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, उस केस में क्या होगा कि जो पर्सन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेगा। ठीक है, सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बहुत इजीली, बहुत स्ट्रांगली बाइंड हो जाती है ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गई तो ऑक्सीजन की तो जगह ही नहीं बची। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड नहीं हो पाएगी। अब क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड नहीं होने दिया, तो ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। अब ऑक्सीजन जब ब्रेन तक और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचेगी तो अल्टीमेट क्या होगा कि पर्सन सांस नहीं ले पाएगा, ब्रीथ नहीं कर पाएगा। और ब्रीथ नहीं करने से कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन विच इज द सेकेंड टॉपिक इन लाइफ प्रोसेस। क्लियर, समझ में आ गया होगा? अगर नहीं समझ में आया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एक नंबर दे दूंगी, फोन नंबर दे दूंगी। अगर आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग उस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू किसी भी तरीके से मुझसे क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हो, और मैं आप लोगों को उसी वक्त आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।